Hello students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें हमने यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें कि हम प्राइमरी रिमूवल तक पढ़ चुके थे। ओके, होप सो आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के टर्मिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक टर्मिनेशन प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इसकी हर एक स्मॉल पॉइंट्स भी आपको समझ में आए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, तो यूकैरियोटिक टर्मिनेशन में क्या होता है, ये डीएनए है, ये एक पैरेंटल डीएनए है। ओके, ये 5 प्राइम एंड है इसका और ये 3 प्राइम एंड है। जब यूकैरियोटिक टर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि मैंने आपको प्राइमर रिमूवल में बताया था कि प्राइमर्स को हटा दिया जाता है, उसकी जगह डीएनए को सिंथेसाइज कर दिया जाता है और फिर लास्ट में जो गैप बचता है हम निक गैप कहते हैं, वो लाइगेज जो है वो सील कर देता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के नया डीएनए तो बन जाता है, लेकिन हमेशा जो पेरेंटल डीएनए का 3 प्राइम एंड जो होता है वो हमेशा थोड़ा सा रेप्लिकेट होने को बच जाता है। ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड होता है वो छोटा हो जाता है और हमेशा 3 प्राइम एंड जो है वो बच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 3 प्राइम ओवरहैंग सेगमेंट कहते हैं। ये पेरेंटल डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो लास्ट में हमेशा, अक्सर ये प्रॉब्लम जो होती है वो मेनली लीनियर डीएनए में ये प्रॉब्लम होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है। और उसमें ये होता है कि हमेशा जो पेरेंटल डीएनए का 3 प्राइम एंड होता है वो हमेशा रेप्लिकेट होने को बच जाता है, वो हमेशा छूट जाता है। लास्ट पार्ट जो होता है वो हमेशा छूट जाता है और न्यू डीएनए जो है वो हमेशा सिंथेसाइज होता रहता है, आगे की तरफ 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड की तरफ सिंथेसाइज होता है। लेकिन जो पेरेंटल डीएनए का होता है यहाँ पे जो थोड़ा सा पोर्शन ये छूट जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, 3 प्राइम ओवरहंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पेरेंटल डीएनए का 3 प्राइम सेगमेंट होता है और इसी सेगमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम टीलोमेरिक सेगमेंट कहते हैं। टीलोमेरिक सेगमेंट कहते हैं या सीक्वेंस कह ले। ठीक है, ये टीलोमेरिक सेगमेंट है और ये पेरेंटल डीएनए का 3 प्राइम ओवरहंग वाला सेक्शन है जिसको हम टीलोमेरिक सेगमेंट कहते हैं। और हमेशा जो रेप्लिकेशन की साइकिल होती है उसमें ये वाला एंड जो है वो छूटता जाता है। इस तरह से क्या होता है कि कई सारी जो, हालांकि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि अगर ये छूट जाता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो ये टीलोमेरिक सेगमेंट्स होते हैं इनमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि इससे कोई ऐसा इश्यू हो कि अगर ये छूट गया है, इसकी इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट नहीं हुई है न्यू डीएनए में, तो कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर इश्यूज हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये सेगमेंट छूट जाता है। अब चूंकि साइकिल जो होती है, रेप्लिकेशन साइकिल जो होती है वो बार बार मतलब कई टाइम तक वो चलती है। ठीक है, अब हर टाइम अगर रेप्लिकेशन साइकिल चलेगी तो ये एंड छूटता जाएगा। फिर ये फर्स्ट, मान लो ये फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल है। ठीक है, फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में ये 3 प्राइम ओवरहंग यानी टीलोमेरिक सेगमेंट वाला सेक्शन छूट गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी रेप्लिकेशन साइकिल चलेगी, दूसरी रेप्लिकेशन साइकिल चलती है तो फिर ये सेगमेंट, ये जो डीएनए होता है ये और छोटा हो जाता है। ठीक है, मान लो सेकंड चली तो उसमें क्या हुआ कि ये सेक्शन और छोटा हो गया। ठीक है, ये यहाँ से इधर हो गया। फिर ये एक, इसके बाद थर्ड रेप्लिकेशन साइकिल चली तो उसमें ये सेक्शन और छोटा हो गया। ठीक है, इस तरह से करते करते क्या होता है कि ये जो 3 प्राइम वाला सेक्शन होता है, 3 प्राइम वाला यानी टीलोमेरिक सेगमेंट जहाँ पे होते हैं वो 3 प्राइम एंड जो है और ये न्यू स्ट्रैंड जो होता है वो उसको और छोड़ता हुआ जाता है और न्यू स्ट्रैंड डीएनए का जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, जब 40 to 45 साइकिल्स हो जाती हैं रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन साइकिल जो होती है एक के बाद एक बार चलती रहती है ना, तो जब 40 to 45 साइकिल हो जाती हैं रेप्लिकेशन की तो ये जो न्यू स्ट्रैंड है वो छोटा होते होते काफी ज्यादा छोटा सेगमेंट हो जाता है और जो टीलोमेरिक एंड है वो काफी ह्यूज हो जाता है, मतलब जो रेप्लिकेट रहने को बच गया है। ठीक है, बहुत ह्यूज सेगमेंट जो होता है वो बच जाता है रेप्लिकेशन होने को। ठीक है, अब यहाँ तो था तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं होती है लास्ट में। लेकिन क्या होता है कि जब
ये जो न्यू स्ट्रैंड है वो छोटा होता जाएगा हर साइकिल में, तो वो इतना छोटा हो जाता है कि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे थे, मान ले कि यहाँ पे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन रही होगी, तो जब ये सेक्शन छोटा होता गया तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी रह गई रेप्लिकेट होने को। ठीक है, कोई मेजर प्रोटीन हो सकती है यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए, उसके जो जीन्स होते हैं यहाँ पे मान ले हो सकते थे, तो ये रह जाते हैं हमेशा। ठीक है, इसी को हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, यानी कि एंड में रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा होता, इसी को एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब यहाँ तक जो था तब तो ठीक था, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा मेजर सीक्वेंस नहीं था, टेलोमेरिक सीक्वेंस थे जिनमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो नहीं भी रेप्लिकेट हो रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट जीन था यहाँ पे कोई, अब वो रह गया। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा ही जीन रेप्लिकेट होने को रह गया, और ये साइकिल चलेगी तो ये और छोटा होता जाएगा, और इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रेप्लिकेट होने को रह जाएगी। इससे क्या होगा कि जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी, तो वो न्यू स्ट्रैंड जो है वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, और इसी को हम डीएनए डैमेज कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जीन था, ये कोई इंफॉर्मेशन लिए था, और इसी का अगर लॉस हो रहा है तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होना है, और इसी को हम डीएनए डैमेज कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्यों होती है। ठीक है, फिर से याद बता देती हूँ, लीनियर डीएनए में ये प्रॉब्लम होती है। लीनियर डीएनए में क्या होता है कि लास्ट में जब प्राइमर भी हट जाता है, डीएनए को सिंथेसाइज भी कर दिया जाता है, निक गैप को भी सील कर दिया जाता है, तो क्या होता है लास्ट में जो लास्ट का 3 प्राइम एंड होता है वो वहां पे थोड़ा सा सेगमेंट जो होता है वो रेप्लिकेट नहीं होता है। ठीक है, वो रेप्लिकेट नहीं होता है, वो बच जाता है। ठीक, तो उसी को हम टेलोमेरिक सीक्वेंस या टेलोमेरिक सेगमेंट कहते हैं, और इसी को 3 प्राइम ओवरहैंग कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि कई बार साइकिल में 40 to 45 बार जो रेप्लिकेशन साइकिल चलती है, उससे क्या होता है कि जो नीचे वाला न्यू स्ट्रैंड होता है वो धीरे धीरे और छोटा होता जाता है, और जो 3 प्राइम एंड होता है वो और ज्यादा बचता जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले जो जेनेटिक सेगमेंट थे डीएनए के, वो रेप्लिकेट होने को बच जाते। ठीक है, वो नहीं रेप्लिकेट हो पा रहे होते, वहां पर भी जो है सेगमेंट ऐसे ही रखा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, और इसलिए ये डीएनए डैमेज वाली कंडीशन आ जाती है। अब क्या होता है कि अब चूंकि अब ये बच गया, अब इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा था, अब ये जो सेल बन रही है, जो सेल रेप्लिकेट हो रही है, अब ये तो बेकार सेल हो गई, क्योंकि अब जब इसका डीएनए ही नहीं अच्छा बन रहा है, इसके डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं गई, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सेल साइकिल होती है वो मतलब जो सेल साइकिल को रोक दिया जाता है यहाँ पे, और इस सेल को अरेस्ट स्टेज में कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सेल साइकिल जो सेल डिवीजन होता है, यानी जो सेल साइकिल चल रही है, सेल डिवीजन जो चल रहा है, इसको अरेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें अगर ये सेल डिवाइड होगी तो जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड, जो न्यू डीएनए बनेगा दूसरी सेल में जो जाएगा, मतलब सेल डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड होती है ना, जब एक सेल जो होती है वो 2 सेल में डिवाइड होगी, तो इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो दोनों सेल में जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इसी सेल में ये सही से रेप्लिकेट नहीं हो पा रही है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ये जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर रही, न्यू डीएनए में ये इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इसका डिवीजन नहीं होना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। तो जब 40 to 45 बार रेप्लिकेशन होता है, और जब ये जो जेनेटिक सेगमेंट छूटने लगता है, उनका लॉस होने लगता है, तब जो है सेल को अरेस्ट कर दिया जाता है, डिवीजन वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में इसलिए जो मोस्टली जो सेल्स होती हैं उनका क्या होता है, वो रुक जाती हैं। अब कुछ सेल्स होती हैं जो आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और एप्लीकेट होती हैं, लेकिन मोस्टली सेल्स जो होती हैं वो नहीं हो पाती है। जैसे कि आपकी जो ब्लड सेल्स है, यानी आरबीसी की जो एज है,
120 डेज है। 120 डेज क्यों है भाई? अब ऐसे देखा जाए तो हर सेल रेप्लिकेट होकर 2 सेल बनाएंगी, फिर वो रेप्लिकेट, तो सेल को तो खत्म होना नहीं चाहिए। लेकिन आरबीसी की जो एज होती है 120 डेज होती है। क्योंकि इसीलिए होती है क्योंकि उसमें ये डीएनए डैमेज वाली प्रॉब्लम आती है, और जब ये आती है तो वहां पे वो सेल जो है डिवीजन करना बंद कर देती है। हालांकि जो ब्लड सेल्स होती है ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल से बनी होती है। स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था कि जो स्टेम सेल्स होती हैं वो जब डिवाइड होती हैं तो एक सेल तो वो दोबारा से स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाती है और एक सेल आगे चल के कोई भी दूसरी सेल को बनाती है। ठीक है, तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स वो होती हैं जो ब्लड सेल्स को बनाती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं। तो अब चूंकि आरबीसी की जो सेल होती है 120 डेज में जो है वो जो सेल होती है सेल डेड हो जाती है। ठीक है, वो सेल डेड हो जाती है तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती है और आरबीसी की सेल बनाती रहती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती है। स्किन की सेल्स होती हैं, जब एजेड पर्सन होता है उसकी स्किन सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद इसलिए उसको झुर्रियां वगैरह पड़नी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी सेल्स है बॉडी में जो एक टाइम का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उसके बाद उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो वो इसी वजह से ही होता है, इसी टीलोमेरिक एंड की वजह से, इसी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम की वजह से, कि जब उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होने लगता है तो वहां पे सेल डिवीजन रुक जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, अब सेल डिवीजन रुक जाएगा, सेल अरेस्ट स्टेज में चली जाएगी और अरेस्ट स्टेज में जाने के बाद हम इसी जो स्टेज होती है सेल की जहां पे वो सेल डिवीजन करना रुक जाता है। ठीक है, उसको हम हेफलिक लिमिट कहते हैं। हेफलिक लिमिट मतलब वो लिमिट जहां तक के सेल डिवाइड हो रही है और अब उसके आगे डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि वो अरेस्ट स्टेज में चली गई है, वो उसकी हेफलिक लिमिट होती है। हेफलिक लिमिट देखिए 40 to 45 रेप्लिकेशन साइकिल चली। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होने लगा, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होने लगा। ठीक, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस होने के बाद क्या हुआ, ये डीएनए डैमेज की कंडीशन आ गई। ठीक है, डीएनए डैमेज वाली कंडीशन आ गई। डीएनए डैमेज के बाद अब क्या हो जाएगा, सेल अरेस्ट हो जाएगी। सेल अरेस्ट हो जाएगी यानी कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशन हुई और ये जो लिमिट होती है ना सेल की, कहाँ तक की वो रेप्लिकेट कर सकती, कहाँ तक की उसकी रेप्लिकेशन साइकिल चल रही है, जहां तक के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ होता है। टीलोमेरिक एंड जो सेगमेंट है वो छूट जाए उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिए होता है। लेकिन जहां पे जेनेटिक सेगमेंट का लॉस होना शुरू हो जाता है और वहां पे मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो पा रही होती है, उसका लॉस हो रहा होता है, वहां पे सेल को रोक दिया जाता है, सेल को स्टॉप कर दिया जाता है, सेल डिवीजन, और सेल अरेस्ट स्टेज में जाती है और इसी को ही हम हेफलिक लिमिट कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, हमेशा जो सेल होती हैं वो अपनी हेफलिक लिमिट आने के बाद में उनका सेल डिवीजन रुक जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और चूंकि जब कोई कैंसर सेल होती है उस कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में यही डिफरेंट हो जाता है कि कैंसर सेल की जो हेफलिक लिमिट होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कैंसर सेल की हेफलिक लिमिट खत्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं भी रेप्लिकेट हो रही है, इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है, फिर भी जो सेल है वो डिवाइड करती जा रही और फिर वो बहुत मतलब जैसे किसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, तो ऐसी स्टेज होती है, ऐसी कंडीशन होती है कैंसर सेल की कि वो रेप्लिकेट ही होती रहती है, चाहे उसकी हेफलिक लिमिट जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसमें हेफलिक लिमिट वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं चल रहा होता है, हेफलिक लिमिट खत्म हो गई लेकिन फिर भी वो रेप्लिकेट कर रही है, वो अरेस्ट स्टेज में जा ही नहीं रही है। तो ये कैंसर सेल होती है जो हमेशा बढ़ती जाती है, वो ट्यूमर कॉज करती है और कैंसर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है हेफलिक लिमिट की। और इसके अब मैं आपको बताऊंगी कि अब चूंकि ये कुछ सेल्स होती हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम होती है और उनके पास इसको सॉल्व करने का सलूशन भी होता है। ठीक है, उन सेल्स के पास इसको सॉल्व करने का सलूशन होता है। ये जो हेफलिक लिमिट वाली प्रॉब्लम है ये हमें मेनली सोमैटिक सेल में देखने को मिलती है।
सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है। सोमैटिक सेल्स यानी कि हमारी स्किन सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, ये सारी सेल्स में देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम सोमैटिक सेल फेस करती है, इसलिए सोमैटिक सेल जो होती हैं ये चली जाती है हेफलिक लिमिट जब इनकी खत्म होती है तो ये चली जाती है सेल अरेस्ट वाली कंडीशन में। अब इसके बाद और जो सेल्स होती है जैसे कि जर्म सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, ठीक, और कौन सी जर्म सेल्स होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं, और कैंसर सेल जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कैंसर सेल्स। इन सेल्स के पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सल्यूशन होता है। जर्म सेल्स, स्टेम सेल्स और कैंसर सेल, इनके पास में इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने का सल्यूशन होता है। इनके पास टीलोमेरेज होता है। टीलोमेरेज होने की वजह से टीलोमेरेज जो एंजाइम होता है वो टीलोमेरिक लेंथ को मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन सोमैटिक सेल के पास टीलोमेरेज नहीं, मतलब जीन होता है, सोमैटिक सेल के पास भी टीलोमेरेज के लिए जीन होता है पर वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। और जितनी भी बॉडी की सेल्स हैं उन सबके पास टीलोमेरेज वाला जीन है, लेकिन सारी सेल्स उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। जो एक्सप्रेस कर पाती हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हैं और रेप्लिकेट कर जाती हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके, इस सिचुएशन से डील करके वो आगे रेप्लिकेट कर जाती हैं। लेकिन जिनके पास ये जीन होता है और एक्सप्रेस नहीं होता है वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाते। जैसे कि सोमैटिक सेल के पास टीलोमेरेज एंजाइम का जीन होता है पर वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। जर्म सेल, स्टेम सेल्स और कैंसर सेल के पास जो स्टेम टीलोमेरेज का जीन इनके पास भी होता है और ये एक्सप्रेस कर लेती हैं, ठीक है। अब चूंकि कैंसर सेल है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से एक्सप्रेस करती है, वो रेप्लिकेट होती जाती है, तो उसमें ऑलरेडी डीएनए डैमेज है, उसमें ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम्स है, तो अब इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि जर्म सेल्स और स्टेम सेल्स में जब टीलोमेरेज एंजाइम जो है एक्सप्रेस होता है तो वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब ये बात हम अपने कल के लेक्चर में देखेंगे जहां पे हम टीलोमेरेज एंजाइम के एक्सप्रेस होने से लेके उसकी एक्टिविटी को भी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और होप सो आपको ये हेफलिक लिमिट समझ में आ गई होगी, एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम क्या होती है वो समझ में आ गया होगा, 3 प्राइम ओवरहैंग क्या होता है ये बात आगे होगी, टीलोमेरिक सीक्वेंस या सेगमेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा, तो आपने नोट किया होगा और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम कल इस बात को आगे बढ़ते हैं, इसको लेके इस टीलोमेरिक एंड वाली प्रॉब्लम है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है, इसे हम आगे समझते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे मेल पे भी आप मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।